बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद जुल्फ़िकार है और मैं आज आपको बायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से बायोलॉजी का। तो चैप्टर नंबर 1 इज़ बेसिकली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इसीलिए हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चैप्टर का टाइटल देखें तो दैट इज़ बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला लेसन। सबसे पहले ही हमारे पास इसमें बायोलॉजी में बायोस और लोगोस के साथ एज यूजुअल आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हुए हैं इन द 9th क्लास, बट बिफोर द रिविजन्स यानी रिवीजन के लिए हमें ये करना पड़ेगा काम। सो अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि जी बायोलॉजी मीन्स के ये दो बेसिकली ग्रीक वर्ड से लफ्ज़ बना है, दैट इज़ बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट एंड रीजनिंग। ऑब्वियसली इसका कलेक्टिवली अगर हम मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि ज़िंदगी के बारे में पढ़ना। ठीक है जी, यानी थॉट मतलब सोचना, रीजनिंग मतलब उसकी रीज़न देना कि यानी कि हम ज़िंदगी के बारे में सोचें, देखें कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, यानी लाइफ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्दर हम इस बात को आगे कंटिन्यू करें तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइफ इज़। तो हम अब यहाँ पे लाइफ की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, और यही आपका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बायोलॉजी एक तो जनरल नॉलेज है, दैट इज़ बेसिकली ये हमें पता ही था, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि अब आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट यानी मैट्रिक के सेक्शन से ऊपर आ चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ लाइफ। अब लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे। लाइफ को डिफाइन किया जाता है दो एस्पेक्ट्स में। जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो है थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। थियोलॉजिकल का मतलब होता है जो मजहबी पेशवा जो होते हैं, जिस तरह हमारे इस्लाम में जो मौलवी होते हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी उनमें पादरी होते हैं। तो ये एक मजहबी हवाले से जो ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एक इस तरह से ज़िंदगी को बयान किया जाता है, और एक है साइंटिस्ट्स की नज़र में ज़िंदगी का एस्पेक्ट। तो अब हम इस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सो बेसिकली साइंटिस्ट की नज़र में जो ज़िंदगी का एस्पेक्ट है उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास देयर आर 9 स्टेप्स, और वो 9 स्टेप्स कह लें या 9 पॉइंट्स कह लें, वो सारे के सारे 9 पॉइंट्स होंगे तो कोई भी चीज़ जिंदा कहलाई जा सकती है। तो इसीलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ का नाम भी दे सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ के जिनको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहली तो बात ये आपने याद रखनी है कि जो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, हाईली कॉम्प्लेक्स्ड। ओके, हाईली कॉम्प्लेक्स मीन के कोई भी चीज़ जो कि आप उसको स्टडी करने लगें तो आसान ना हो, आपको उसको समझने के लिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़े, दैट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स्ड। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो हाईली कॉम्प्लेक्स्ड होती है और वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी होती है, तो इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, अगर बुक में देखें तो उसने हाईली ऑर्गेनाइज्ड का वर्ड यूज़ किया। तो हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड और हाईली कॉम्प्लेक्स को इस तरह से कहते हैं, कोई भी चीज़ जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है वही हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। या कोई भी चीज़ अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है ना तो वो कॉम्प्लेक्स ऐसे ही नहीं बन जाती, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ अरेंज्ड करके तरतीब के साथ रखी होती है तो ही वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये दोनों कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड और हाईली कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा हमें पता है कि कोई भी जो जिंदा चीज़ जो लाइफ है वो 1 और मोर सेल्स के ऊपर कॉम्पोजिट होगी। ठीक है जी, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी जो जिंदा चीज़ है कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। ये हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि हमारे पास आ जाता है। और हम जानते हैं कि सेल जो होता है इसके सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा होता है, लेकिन अगर हम दूसरी एग्जांपल लें बैक्टीरियल सेल की, तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारे पास सेंटर में
एक न्यूक्लियोइड पड़ा होता है। तो अगर आप फोकस करें, चाहे ये न्यूक्लियस है चाहे ये न्यूक्लियोइड है, कलेक्टिवली हम इसको क्या नाम देते हैं, जेनेटिक मटेरियल का। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ये बात लिखें कि अगर हम सेल्स को कोई भी चीज़ जो है लिविंग है और वो सेल्स पे कंपोजिट करती है वन और मोर, तो लाजमी बात है कि उनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल भी होगा। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, चौथा पॉइंट है जी जेनेटिक मटेरियल। फिर इसके बाद ऑब्वियसली सेल ने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज तैयार करनी है, उसके लिए उसको क्या चाहिए होगी, एनर्जी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इट कैन गेन एंड एक्वायर एनर्जी, इट कैन गेन एंड एक्वायर एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो एनर्जी गेन करेगा और एनर्जी गेन करने के बाद ऑब्वियसली उसने क्या करना होता है, साइज में ग्रो। अगर वो छोटा है तो साइज में वो क्या करेगा, ग्रो, और एक लेवल तक ग्रोथ करने के बाद अब वो इस काबिल हो जाएगा कि अपने इस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी तैयार कर सके। तो जब वो कॉपी तैयार करने के लिए हम यूज करेंगे वर्ड रिप्रोडक्शन। तो यहां पे ये रिप्रोडक्शन करेगा। ओके, अब कोई भी चीज़ रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे जेनेटिक मटेरियल की कॉपी प्रिपेयर करती है, और जब वो ये सारा काम कर रही होती है तो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को भी नज़र रखना होता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग्स आएंगी उस चेंजिंग्स को, फ्लक्चुएशंस को अपने मुताबिक, अपनी बॉडी के मुताबिक एडजस्ट करने की भी उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपनी जो भी बॉडी के चेंजिंग्स आ रही हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, उसमें फिर उसको सर्वाइव करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दे कैन मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है जी, होम्योस्टेसिस मीन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट बाय द चेंज एंड फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चेंज हुई हैं उसकी वजह से बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस इम्पैक्ट को हमने क्या करना है, मेंटेन करना है। लाइक बाहर बॉडी का टेम्परेचर, लाइक हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ड्रास्टिक लेवल पे चेंज हो गया। मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि बाहर का जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, चलिए आजकल की एग्जांपल लेते हैं। लाइक जिस तरह बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, कि जी बाहर ठंड कैसे हुई है कि जी बाहर का टेम्परेचर हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी बाहर का टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, चलें 20 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं। हमारी बॉडी का कितना है 37, बाहर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी की हीट निकल कर बाहर जाना शुरू करेगी। जब हमारी बॉडी की हीट निकल कर बाहर जाना शुरू करेगी, दैट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल चेंज या चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमारी बॉडी जो हमारा लॉस्ट टेम्परेचर है उसको रिटेन करने के लिए या उसको दोबारा से क्रिएट करने के लिए क्या करेगी, शिवरिंग, कांपेगी। कांपने से क्या होता है, हमारे मसल्स एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होती है और एनर्जी पैदा होती है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन द एनर्जी, और वी आर गोइंग टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय द चेंज इन फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस इज बेसिकली द होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। तो होम्योस्टेसिस के बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है रिस्पॉन्स। कोई भी एक्सटर्नल हो या इंटरनल चेंज आए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो रिस्पॉन्स देगा। सिमिलर विद यू, अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको कोई आके तंग करेगा तो आप उसका रिस्पॉन्स देंगे, तो इट्स ऑब्वियस। सो बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लिविंग कोई भी चीज़ होगी ना वो रिस्पॉन्स देती है। ऐसा कभी भी नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और कोई आके तंग करे और उसका रिस्पॉन्स ही ना दें। ठीक है, यू आर नॉट लाइक अ चेयर, यू आर नॉट लाइक द टेबल कि जो पड़ी है उसको आप जो मर्जी कर लें वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। ओके जी, दैट वाज अनदर पार्ट। सो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। सो हम डिफाइन कर रहे हैं हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड सेल्स के ऊपर कॉम्पोजिट होती हैं, जेनेटिक मटेरियल है, कैन एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। अच्छा, इसी के साथ हमारा एक और फर्दर पॉइंट रह गया था, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एनर्जी गेन करने के लिए इनको जो है न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं। न्यूमरस मतलब काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो ये हम अगर इन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते, गिन लेते कितने बने हैं जी। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
5वां, और ये इसके साथ छठा, 7वां, 8वां और ये 9वां। ठीक है, और ये बेसिकली होम्योस्टेसिस के कंसिडर में ही हम कह सकते हैं। तो हम अगर इसको कंसिडर करेंगे ना सेपरेटली, तो फिर ये हमारे पास 10 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी लिविंग करेक्टर में ये सारे फैक्टर्स पाए जाते हैं तो हम उसको लिविंग कह सकते हैं। लो जी, यहाँ तक था आज का हमारा काम रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ लाइफ और लाइफ के बारे में सारी चीज़ें। और हम फर्दर जो है अब बायोलॉजी को डिफाइन, थोड़ा सा मैं सारा लेक्चर एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ आपको, और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया बायोलॉजी को। हम जानते हैं बायोलॉजी इज़ द साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, और 2 वर्ड से मिलकर बना है। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट्स एंड रीजनिंग। आप सोचें, थॉट सोचें और रीजन, उसकी वजह बताएं किसके बारे में, जिंदगी के बारे में। ठीक है, तो अब हम बायोलॉजी का पहला स्टेप है कि हम लाइफ को समझ लेते हैं जी। लाइफ को समझने के लिए हमें पता है देयर आर 2 स्टेप्स के जी। एक होता है थ्योलॉजिकल मतलब मजहबी हवाले से, और एक होता है साइंटिफिक। साइंटिफिकली हम कहते हैं कि जी लाइफ जो है इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमारे पास कोई भी अगर चीज़ जिंदा है तो वो हाईली कॉम्प्लेक्स होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी, एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होगी, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, वो एनर्जी गेन करेगी बाय न्यूमरस केमिकल रिएक्शन, और उसको यूटिलाइज करने का उसका तरीकाकार होगा। वो साइज में बड़ी हो सकती है, रिप्रोडक्शन उसकी होती है, और फिर उसके अलावा हमने इस पॉइंट्स को ना सबको आपस में को रिलेट करके याद रखना है। प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी सर हमें याद नहीं रहता, हम कैसे इन चीज़ों को याद रखें। जब इसको एक सीक्वेंस में कर लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जिस तरह मैंने आपको एक स्टोरी की कि जी सेल होता है ना, तो सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल की उसने क्या करनी है, कॉपी करनी है जी। तो कॉपी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप की एनर्जी को गेन करके अपने आप को इस लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि वो अपनी उसकी कॉपीज प्रिपेयर कर सके। तो ऑब्वियसली एनर्जी गेन करेगा तो साइज बड़ा करेगा, साइज बड़ा करेगा तो रिप्रोडक्शन की तरफ आएगा, और रिप्रोडक्शन करेगा तो इस सारे प्रोसेस के दरमियान उसको अपना होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करना है, और अगर कोई इसको तंग करता है तो उसका रिस्पॉन्स तो लाजमी बनता है ना जनाब। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेसन, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू सो मच।